नमस्कार। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा, जो भाजपा के राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उनके विरुद्ध नलसार यूनिवर्सिटी के छात्रों के विरोध के बिगुल के बाद अब नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस NLSIU बेंगलुरु ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और मनन मिश्रा, बार काउंसिल के अध्यक्ष, को दीक्षांत समारोह में आने पर आपत्ति दर्ज की है और तकरीबन 700 विद्यार्थियों ने, जिसमें कुछ इस साल लॉ ग्रेजुएट्स के रूप में पास करेंगे और बाकी अन्य छात्र, इन लोगों ने विरोध दर्ज किया है। यद्यपि मनन मिश्रा ने लॉ स्टूडेंट से माफ़ी मांगी है। उन्होंने जो एक आदेश निर्गत किया था कि लॉ स्टूडेंट्स को, नलसार के लॉ स्टूडेंट्स को बार काउंसिल में इनरोल नहीं किया जाएगा, वे प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, उस आदेश को उन्होंने वापस भी ले लिया। लेकिन यह विरोध और यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने भी मनन मिश्रा को रिप्रिमांड करते हुए कहा कि यह मामला मेरे और छात्रों के बीच था, आप इसमें क्यों कूद पड़े। सो मच सो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कई एक सीनियर एडवोकेट्स ने भी मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। सोशल मीडिया में ये खबरें चल रही है कि मनन मिश्रा ने अपने कार्यकाल में 14 करोड़ रुपए बार काउंसिल के फूंक डाले। जो खबरें हैं, यद्यपि मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये आरोप उन पर लग रहे हैं और उनका कोई माकूल जवाब भी इस संबंध में नहीं आया है। इस विषय पर एक वैधानिक विवेचना की आवश्यकता है और कुछ प्रश्न पूछे जाने चाहिए। मैं उन प्रश्नों पर बारी बारी से आपसे बात करता हूँ। कुछ प्रश्न हैं जिस पर इस देश, न्यायपालिका, स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी को विचार करना हो। हु शुड कंट्रोल द राइट टू प्रैक्टिस लॉ? किसके नियंत्रण में रहना चाहिए कि कोई कानून की प्रैक्टिस करे या ना करे, यानी वकालत करे या ना करे? बार काउंसिल, कोर्ट या संविधान? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार काउंसिल एडवोकेट्स को रेगुलेट करने के लिए बने थे या वो आर्बिट्ररली अपने निर्णय को किसी के अगेंस्ट थोपने के लिए बने थे? मेरे हाथ में ये एडवोकेट एक्ट 1961 है और हमारे हाथ में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। इस विषय पर एक गंभीर विवेचना है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये तमाम नागरिक, एडवोकेट्स, जजेज और सिविल सोसाइटी को देखना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न आज की तारीख में मुंह बाए खड़ा है कि क्या बार काउंसिल, जो सही पूछिए तो एक तरह से एडवोकेट्स का एक एसोसिएशन है, जैसे IAS एसोसिएशन होता है, जैसे टीचर्स एसोसिएशन होता है, कर्मचारियों के संघ होते हैं, उसी प्रकार का है। ये बात अलग है कि इसके लिए एक कानून बना दिया गया है, एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो क्या अगर ऐसा है, यह बात सही है और ऐसा अधिकार अगर मिल जाए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, तो क्या फिर IAS एसोसिएशन, IPS एसोसिएशन, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, शिक्षक कर्मचारी संघ, इन लोगों के अध्यक्ष को भी यह पावर दे दिया जाए कि वो फरमान जारी कर दें कि अमुक आदमी इस सेवा में नहीं आ सकता है? क्योंकि बात तो वही हो गई। और ये मत भूलिए कि एडवोकेट्स एक्ट जो है, ये एडवोकेट्स के वेलफेयर, उसके डिसिप्लिन, उसके मिसकॉन्डक्ट, उसको रेगुलेट करने के लिए बने थे, न कि इनको कोई स्वीपिंग पावर्स मिल गया था उन विद्यार्थियों को जिनको अभी लॉ की डिग्री भी नहीं मिली थी, जिन्होंने बार काउंसिल में अप्लाई भी नहीं किया था कि उनको एडवोकेट बनना है या न बनना है। और ये जेंटलमैन ने एक स्वीपिंग ऑर्डर जारी कर दिया कि हाँ, नलसार के 2026 में पास करने वाले लॉ ग्रेजुएट्स को वकील नहीं बनने दिया जाएगा। आप कोर्ट हैं, आप संविधान हैं, आप सरकार हैं, आप क्या है? यहाँ पर कुछ और प्रश्न है, कोर प्रश्न है, जिस पर विचार होना चाहिए। क्या वकालत महज एक पेशा है या एक पब्लिक फंक्शन है? एक एडवोकेट क्या एक सिंपल प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है, या एडवोकेसी एक इंटीग्रल पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का? न्याय देने की पूरी प्रक्रिया में एडवोकेट्स एक इंटीग्रल पार्ट है? ये दोनों प्रश्न पर विचार होना चाहिए। सिर्फ एक प्रोफेशन है या एडवोकेट्स, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं ऑफ द कोर्ट, वो इंटीग्रल पार्ट है? क्या क्लाइंट्स को फ्रॉड से प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए? क्या क्लाइंट्स को इनकॉम्पिटेंट और जो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट होता है वकीलों के द्वारा, उससे प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए? क्या यह कानून उसके लिए नहीं बना था? क्या न्यायालय को जो वकील संविधान, कानून
और न्यायिक प्रक्रिया में ईमानदारी से अपना सहयोग देते हैं, कोर्ट को उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? और क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फॉर दैट मैटर स्टेट बार काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट के जो बार काउंसिल्स हैं उनको यह आर्बिट्ररी पावर दे दिया जाए कि जिसको चाहे वकालत से बेदखल कर दें, जिसको चाहे प्रैक्टिस करने दें? क्या समय के साथ साथ कोर्ट यानी बेंच और बार जो एक दूसरे के पूरक थे उनमें कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो स्थापित नहीं हो गया? क्योंकि हमसे कई बार बहुत सारे वकील नाम न बताने के शर्त पर यह बताते हैं कि बार काउंसिल और बेंच में ऐसा साठगांठ हो गया है, कुछ एक अपवाद में, सारे में नहीं, कुछ एक जगहों पर, कुछ एक कोर्ट्स, कि ऐसा प्रतीत होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यहाँ मुश्किल है। उसको मगही में बोलते हैं, तोर ब्याह में हम नटुआ, हमर ब्याह में तू नटुआ। यानी बार उस कोर्ट को, उस बेंच को प्रोटेक्ट करता है और वो बेंच बार के उन वकीलों को प्रोटेक्ट। और अब तो स्थिति ये हो गई है, जजेज, हायर कोर्ट्स के जजेज, उनके बिहेवियर को देख करके लगता है कि वे बार काउंसिल के कुछ जो प्रभावी वकील होते हैं उनसे खौफ भी खाते। ये सारे प्रश्न हैं। आइए हम संविधान की बात करते हैं। मेरे हाथ में मैंने बताया ना कि ये संविधान है और ये कानून है। प्रश्न उठता है कि दोनों में कौन बड़ा है, संविधान या कानून? एक सामान्य नागरिक भी यह जानता है कि कोई भी कानून जो संविधान के लेटर या स्पिरिट, उसके शब्द और उसके भावना, उसकी आत्मा के विपरीत हो तो वो नहीं टिक सकता। एडवोकेट एक्ट जो बना था या इसका जो भावना है वो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) जो हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि उसको राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो लॉ अगर प्रोफेशन है तो संविधान का यह अनुच्छेद 19(1)(g) हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है। जिसको लॉ की डिग्री है वो क्यों नहीं प्रैक्टिस करेगा? एंड हु द हेल BCIs to debar the 2026 law graduates who are likely to get the degree of law? इनको किसने अधिकार दे दिया? संविधान का अनुच्छेद 19(6) यद्यपि कुछ रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक इंटरेस्ट में लगाने की बात कहता है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होने चाहिए, वो आर्बिट्ररी नहीं होने चाहिए। और इसी के तहत ये एडवोकेट एक्ट बनाया गया था कि साहब इसी फ्रेम के तहत, इसी फ्रेमवर्क के तहत एडवोकेट्स में डिसिप्लिन लाया जाए, उनके मिसकॉन्डक्ट को और बाकी चीज़ों पर, उनके वेलफेयर पर, ये सब पर काम करें। इसीलिए ये एडवोकेट एक्ट जो है वो रेगुलेशन है, न कि रिस्ट्रिक्शन है। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया था और अब तो यह विरोध के स्वर उठने लगे। हम आगे चल के आपको बताएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये डाइकोटोमी क्यों है, ये मोनोलॉग क्यों आ गया है यहाँ। इस एडवोकेट एक्ट के कुछ सेक्शन को हम आपको बता देते हैं, कुछ जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 24 वह एडवोकेट के इनरोलमेंट का प्रोविजन करता है। सेक्शन 30 ये एडवोकेट को कानून और विधान के तहत प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है। सेक्शन 35 वो पनिशमेंट का प्रोविजन देता है वकीलों पर मिसकॉन्डक्ट हुआ हो तो। अब यहां सोच करके देखिए, ये स्टूडेंट्स तो अभी प्रैक्टिस में आए ही नहीं थे, अभी तो ये बार काउंसिल के मेंबर भी नहीं थे। तो जो व्यक्ति मेंबर ही नहीं था, यानी आप सोच लीजिए कि काउज ऑफ एक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता था और उसको आपने इतना बड़ा पनिशमेंट दे दिया कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सेक्शन 36 वो डिसिप्लिनरी पावर्स है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। तो यहां डिसिप्लिनरी बात आएगी कहां, वो तो अभी तक एडवोकेट ही नहीं बने थे वो बच्चे। और सेक्शन 49 ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नियम बनाने की शक्ति देता है, लेकिन हमेशा याद रखिए नियम हमेशा कानून के अधीन होता है। इफ एनीथिंग गोज अगेंस्ट द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ इट शैल बी हेल्ड अल्ट्रा वायर, यानी उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। एंड इफ एनीथिंग कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कानून अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर हो। ये कानून को समझने वाले आम लोग इसको जानते हैं। बार काउंसिल का रेगुलेशन नेसेसरी है, क्यों है? पहला है तो पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए, वो तो होता ही नहीं है। आपने कभी देखा है कि किसी पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए बार काउंसिल खड़े हुए हों? मैं बहुत बात नहीं बता सकता हूं, लेकिन आप सोच करके देखिए ना कि किस पब्लिक के लिए खड़ा हुआ है बार काउंसिल। कहने को तो यहां पर बन चुका है कि साहब बन चुका है, फ्री लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज बन चुकी है, लेकिन वो कितना प्रोवाइड करती है हम लोगों ने अपने पूरे नौकरी काल में देखा है। इसके लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट
1987 बने, उसमें बहुत सारा उसको इनफैक्ट बनाया गया था संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी। लेकिन वैसा होता है क्या? वैसा होता नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि यह पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए दिया गया था, बार काउंसिल बना था, कोर्ट के इंटीग्रिटी को इंश्योर करना था। लेकिन अब तो ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस आ रहे हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट्स, हर भारत का नागरिक अभी भी न्यायालय का इज्जत करता है, हम सब भी इज्जत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से न्यायालय में जजों और वकीलों या इसके जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उसकी बातें सामने आ रही है, इस बात से आज कोई इनकार नहीं करेगा कि जुडिशरी की गरिमा पर चोट नहीं, ठेस नहीं, इसमें भयानक गिरावट हुआ है। मुझको याद नहीं है कि इवन गुलाम भारत में भी, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन हुआ है, और आज़ाद भारत में भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इतनी भद्द पीटी। अच्छा तो ये होता कि ये स्वेच्छा से रिजाइन कर दिए होते और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बरकरार रखने के लिए वो कहते कि अगर बच्चों को, अगर देश के नागरिक को ऐसा लगता है तो मैं इस पद पर नहीं रहूँगा। लेकिन मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे जज हुए जिन्होंने सरकारों के लिए अपेरेंटली काम किया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो रिटायरमेंट के बाद तुरंत लोगों ने पद ग्रहण किए। कुछ राज्यसभा गए, कुछ गवर्नर बने और कुछ आयोगों के चेयरमैन बने, कुछ ट्रिब्यूनल्स में गए। ये कुछ तो पार्टियों के टिकट, रिजाइन करते के साथ पार्टी का टिकट मिला बंगाल में बीजेपी का। तो ये सीरियस एप्रीहेंशन पैदा करता है कि कोर्ट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए चेक एंड बैलेंस था बार काउंसिल। तो वो है क्या? डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन वकीलों में भी, जजों में भी, उसको इंश्योर करने के लिए बार काउंसिल बने। है क्या कोई डिसिप्लिन? उनको बहुत सारे एडवोकेट्स, स्पेशली जो थोड़े जूनियर हैं या जिनका बहुत प्रैक्टिस नहीं चलता है, जो कथित रूप से बहुत प्रभावशाली नहीं, वो बोलते हैं कि बार काउंसिल वगैरह में अब तो इतनी मनमानी होती है, इतना भाई भतीजावाद, इतना जातीयता प्रिवेल करता है, इतना फेवरेटिज्म होता है कि उसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपने बार काउंसिल से, यानी वकीलों का कहना कि अगर वो बार काउंसिल से अच्छे संबंध न रखें तो पता नहीं उनका गर्दन कब मुचड़ा जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि जो संविधान, जो न्यायालय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी सुनिश्चित करता है, वहाँ के वकील कोर्ट और बार काउंसिल के अगेंस्ट में अपनी बात बोल ही नहीं सकते, इतना भय है। तो किस तरह का संविधान में यह आज़ादी मिली है? बार काउंसिल बना था प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, इथिक्स, एटिकेट्स, ये सबको इंश्योर करने के लिए। होता है क्या? आपने अभी हाल में रांची हाई कोर्ट में एक वीडियो देखा होगा जहां के वकील साहब जज पर खुल्लम खुल्ला, मतलब इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया कि अगर कोई आम नागरिक होता तो अभी जेल में होता। Chairman, sir. This is the way your advocate will argue the case. Your Lordship, Yes. I can argue in my own way, not in your way in which you say. We can't say that the court is doing injustice. Please mind that. Did I say? You have Did I said say? it. These are the video recording is there. Yes. Video Please recording see. is there. Please see. Huh. I only prayed. Video recording is I there. only prayed before your Lordship. Don't try to humiliate any advocate. It's I'm not a telling you. question of humiliation. It's a question of humiliation to a judge. Sir, please don't try to humiliate any person. अब दिल्ली के एक कोर्ट में वकीलों और जज साहब में गाली गलौज हो गया। बनाने के लिए झूठ बोलूंगा। दलाली क्यों करता होगा? हाँ। दारू पीने वाली झूठी बातें जो बोल रहा है ना, हाँ। तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो तू झूठा आरोप लगाएगा। हाँ। क्यों? और मैं क्या क्या तुम्हारी करता हूँ? बात नहीं सुनी गई। और बताओ मैं क्या क्या तुमने करता देखा हूँ? है क्या? पीते हुए मेरे को किसको? देखा है क्या? किसको? मेरे को बिल्कुल कंप्लेंट है आपकी, कंप्लेंट है आपकी। देखा आपके- कंप्लेंट आपकी नहीं सुनूंगा तो कंप्लेंट, ठीक है? मेरी नहीं आपकी सुनोगे। सुनूंगा तो बड़ा आदमी। ऐसा है। मैं और रोज होते रह रहा। अब कोई ऐसा न्यायालय बचा नहीं, लोअर कोर्ट्स की तो बात ही छोड़। इसलिए समझ में आना चाहिए, प्रश्न यह भी उठता है कि हु शुड कंट्रोल अपीयरेंस बिफोर ए कोर्ट? बार काउंसिल इंश्योर करेगा, कोर्ट इंश्योर करेगा, या संविधान इंश्योर करे? ये सारी चीजें समझने की। इसलिए बार काउंसिल प्रोफेशन और डिसिप्लिन के लिए था और कोर्ट प्रोसीडिंग और अपीयरेंस के लिए था। लेकिन ये दोनों जो डिफरेंसेस है वो धीरे धीरे ब्लर्ड हो गया। इस संबंध में यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने कई न्याय निर्णय भी दिए हैं। अगर मुझे ठीक से याद हो तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया
कि साहब ये जो डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन ये एडवोकेट एक्ट्स में जो दिया हुआ है वो कहां तक प्रिवेल करे, और यह पावर क्या बार काउंसिल को रहेगा या कोर्ट को रहेगा। द कोर्ट एम्फसाइज द सेपरेट स्फेयर्स, कहा कि प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट क्या है उसको देखना होगा, और प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट या प्रोफेशनलिज्म को इंश्योर करने के नाम पर वकील या बार काउंसिल ऑफ इंडिया मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यह मुख्य काम कोर्ट का है। आप जाके देखिए ना, वो जो मुवक्किल रहता है वो तो ऐसा मिट्टी के मूर्ति की तरह खड़ा रहता है, उसको तो बोलने नहीं देता। जिस ऑफिसर का अपीयरेंस होता है उसको लगता है कि वो गुलाम भारत में है, माने मिट्टी की मूर्त, अगर बोला नहीं कि उस मुंह से बोला नहीं कि कहा कि तुमको जेल भेज देंगे। ये किस तरह का व्यवस्था हम लोगों ने पैदा कर दिया है कोर्ट्स में। इसलिए हमेशा याद रखिए कि कोर्ट्स पावर टू रेगुलेट अपीयरेंस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द बार काउंसिल्स डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन। ये दोनों के अलग अलग काम थे। इसलिए इन प्रश्नों पर गहनता से विचार हो कि जो डिस्क्रिशन है ना, ये आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, ये सेलेक्टिव होता है। कोई अब मान लीजिए ना, अब जैसे इन बच्चों को एक ब्लैंकेट धमकी दिया गया कि किसी को वकील नहीं बनने देंगे। मैंने 2026 मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि इन बच्चों ने जो विरोध किया सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो स्वाभाविक रूप से जितने बच्चे अपीयर हुए सब तो नहीं विरोध किया होगा, कुछ तो साइलेंट स्पेक्टेटर भी हो। इसलिए आपको सेलेक्टिव होना चाहिए था ना, और इसमें तो हो ही नहीं सकते, वो बार काउंसिल का मेंबर ही नहीं था। तो अगर ऐसा आर्बिट्ररी पावर बार काउंसिल का हो तो कल एक नियम निकाल दे कि जो फलाने जात का है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जिसकी हाइट इतना नहीं है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जो ब्रिटिश और यूएस एक्सेंट में इंग्लिश नहीं बोल सकता उसको प्रैक्टिस नहीं करने दें। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? अब प्रोफेशनल राइवलरी होती है वकीलों में, तो ऐसा हो कि भाई बार काउंसिल का जो ऑफिस बियरर है उसके अगेंस्ट जो वकील खड़ा होगा कोर्ट में, तो उस पर ऑन वन प्रिटेक्स्ट और दी अदर आप शुरू कर दी। इसलिए इन सारी चीजों पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत। मैं इसमें और बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं, जैसे बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमबी दाभोलकर 1976 में जजमेंट हुआ था। इसमें पूरा डिस्कशन हुआ है, डिस्कस द स्पेशल रोल एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल प्रोफेशन एंड बार्स डिसिप्लिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ये मनन मिश्रा जी इसका पालन किए हैं? एक और केस 98 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 98। उसके बाद हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का जजमेंट है। उसमें एडवोकेट्स के कंडक्ट, स्ट्राइक, बाइकआउट आदि पर कोर्ट ने बहुत विस्तृत ये दिया था। इसलिए हमेशा एक बैलेंस बनाने की जरूरत है बार काउंसिल, कोर्ट और संविधान में। अगर ये तीनों एक साथ सिंक में नहीं काम किए तो हम बताते हैं कि आने वाले समय में इन तीनों पर बट्टा लगेगा, और अगर बट्टा लगा तो फिर चीजें बहुत खराब होंगी। इसलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, हु शुड हैव द लास्ट वर्ड? बार काउंसिल, कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, किसके पास होना चाहिए अधिकार? इन चीजों को आज समझने की जरूरत है। ये रेगुलेशन हो या आर्बिट्ररी पावर हो, मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट कम आउट विथ अ क्लियर कट डायरेक्शन ऑन दिस मैटर। इस मैटर पर मैं बल्कि आह्वान करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, जाते जाते इस देश पर और इस लीगल फ्रेटर्निटी पर एक एहसान कर सकते हैं, और शायद उन पर जो दाग लगा है वो दाग कुछ हद तक धुल भी जाए। इस मामले को सुओ मोटो आप अपने कोर्ट में लीजिए और एक फ्रेमवर्क बना दीजिए कि बार काउंसिल क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता है। हाउ कैन बार, एक वकीलों के एसोसिएशन है साहब, मैंने बताया ना, तो अगर ऐसा रहे तो आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, टीचर संघ किसी को कह देगा कि आप इस नौकरी में आप नहीं रहिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट आए इसमें और क्लियर कट गाइडलाइंस दे और स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करे, और बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं ये बीजेपी के लोग, सांसद महोदय, ये इनको तुरंत पद से इस्तीफा दे। ये सारे संवैधानिक प्रश्न के अतिरिक्त कुछ ऐसे मसले हैं जो इस देश के सामने मुंह बाए खड़ा है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके से सत्ता में बैठी सरकारें और पार्टियां, इन लोगों ने मिलकर संवैधानिक संस्थाओं में कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ मत विशेष, कुछ एलिजियंस विशेष के लोगों को प्रमोट करना शुरू किया। इन संवैधानिक संस्थाओं की चूलें हिल गई हैं, और वो चूलें इसलिए नहीं हिली है
कि इसमें कोई बड़ा लीगल बैटल हो रहा, बल्कि इसलिए कि अब आम नागरिक इसका विरोध करना। अब सोच करके देखिए, जिस देश का दो महत्वपूर्ण और बहुत प्रोमिनेंट प्रेस्टिजियस पॉपुलर लॉ यूनिवर्सिटीज, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहता हो कि हम आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, तो यह क्या कोई मामूली बात है? किसी भी व्यक्ति को जो वकालत की प्रैक्टिस करता है, लॉ पढ़ता है, उसके लिए एक सपना हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बन जाए। हालांकि वो बनेगा नहीं, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम का ये हाल है कि यहां पर तो आप जज के, हायर कोर्ट के जज के रिश्तेदार, बेटी, दामाद, बेटा, पोता नहीं हो तो आप बन ही नहीं सकते। और ये तो अब सब लोग जानता है कि कुछ परिवारों की जागीर बन गई है हायर कोर्ट के जुडिशरी में जज बनना। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि किसी भी लॉ ग्रेजुएट या लॉ प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति का यह सपना हो सकता है कि वो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन जाए। उस मुख्य न्यायाधीश से सर्टिफिकेट लेने से मना करना दो यूनिवर्सिटी के लिए, क्या यह मामूली घटना है? ये क्या नहीं बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी बिल्कुल डाइल्यूट हो गई है? तो ये तो सरकार नहीं पहल कर सकती, तो सुप्रीम कोर्ट को स्वयं पहल करना चाहिए। और इसके लिए इन दोनों व्यक्ति को रिजाइन कर देना चाहिए इंस्टेंटली, तुरंत, और देश से, संविधान से माफी मांगते हुए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और बार काउंसिल के अध्यक्ष, दोनों को स्वेच्छा से, देश से, संविधान से माफी मांगते हुए और उन बच्चों से माफी मांगते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इन संवैधानिक प्रावधानों से इतर मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट्स नॉट व्यक्ति, मैं व्यक्ति का सम्मान नहीं, कोर्ट और संविधान का सम्मान की बात करता हूं। यह हमारा संविधान है और इस पर हमको गर्व है, इसको नमन है, एक नहीं 1000 बार नमन है। ये न्यायपालिका, ये संसद, ये प्रेस, सब पर हमको गर्व है, लेकिन उसमें काम करने वाले लोगों पर गर्व नहीं है। लोग ये भूल जाते हैं कि कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है ना, तो वो संस्था नहीं है। पार्लियामेंट का स्पीकर पार्लियामेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट नहीं है, प्रेस में काम करने वाले लोग प्रेस नहीं है, एग्जीक्यूटिव में बैठा हुआ प्रधानमंत्री वो एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये एक संस्था है। उन संस्थाओं के लिए हमको सम्मान है, व्यक्तियों के लिए नहीं। अच्छा होता कि उस व्यक्ति के लिए भी सम्मान होता जैसे पहले होता था। ऐसा हो क्यों रहा है? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कानूनी पेशे में वैसे लोग आने लगे जिनको और कहीं कोई उपाय नहीं। समाज की एक सच्चाई है, हम आपके सामने हम खोल कर रख देते हैं। 70-80 के बाद से स्थितियां ऐसी हुई, आज़ादी के समय जो बड़े बड़े एडवोकेट्स थे, जो जज बने लीगल, इसलिए मैं बताता हूं कि 74-75 के पहले आप संविधान और कोर्ट के फैसले को पढ़िए तो आपको लगेगा कि क्या जेम, माने वो जेम ऑफ अ पर्सन। उन लोगों ने जो जजमेंट्स लिखे हैं, जो इंटरप्रिटेशन किया है, उनको पुराने चीज़ों को पढ़िए। मैं कई बार लोगों को बताता हूँ, आप सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को उठा के पढ़ लीजिए, इस सीआरपीसी को उठा के पढ़ लीजिए, इसमें पुराने फैसले को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के लोग आ रहे थे। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो अच्छे बच्चे थे वो वकालत, वो पहले डॉक्टरी में जाने लगे, इंजीनियरिंग में जाने लगे, उससे जो छठे बच्चे वो सिविल सर्विसेज में जाने लगे, उससे जो छठे वो स्टेट के जॉब में जाने लगे, कुछ छठे वो प्रोफेसर बनने लगे। ये दुर्भाग्य है देश का, जहां बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन जाना चाहिए वहां वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट ब्रेन जाने लगा। जिसको कहीं कोई उपाय नहीं हुआ, लॉ कर लिया, वकालत कर ली। लेकिन यह ट्रेंड 95, 96 और 2000 के बाद बहुत तेजी से बदलना शुरू हुआ, जब नए नए लॉ इंस्टीट्यूट्स बने। पटना में चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट है, नलसार है, नेशनल लॉज यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ जो बच्चे पढ़ने शुरू किए, उनका हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी, कानून संविधान की समझ और चीज़ों को प्रेजेंट करने का शानदार तरीका, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका इंटरप्रिटेशन, ये उन पुराने जनरेशन के वकील से एक्सेल करने लगा। तो ये सारे लोगों को कॉम्प्लेक्स होना शुरू हुआ। हम तो देखते हैं पटना हाई कोर्ट में जो यंग बच्चे हैं वो इसलिए नहीं सफ़र कर रहे हैं कि वो कम जानते हैं, वो इसलिए सफ़र कर रहे हैं कि वो जो कथित रूप से जो सीनियर एडवोकेट्स है ना, वो उसको आगे ही नहीं बढ़ा, उसको जलील कर देता है। जज लोग जब ये वकील बहस करना शुरू करता है और शानदार अंग्रेजी बोलना शुरू करता है तो जज साहब की तो गीगी बन जाती है। लेकिन चूंकि आप अपर पेडेस्टल पर बैठे हुए हैं तो आप उसको जलील कर देते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इन बच्चों ने शुरुआत कर दी है, यंग एडवोकेट्स ने शुरुआत कर दी है। और सोच करके देखिए,
अगर इस देश का तमाम लॉ जो टॉप अच्छे लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से पास कर रहे हमारे यंग बच्चे जेन जी जब भी निकल करके आएंगे और जिस तरह से जेन जी के मन में इस देश के तमाम संस्थाओं के प्रति गुस्सा, नफरत, आक्रोश है, ये अगर हद से ज़्यादा बढ़ गया तो सोच करके देखिए, उस दिन की कल्पना कीजिए जब इस देश का सारा इंस्टीट्यूशन ध्वस्त हो जाएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा न हो, ऐसा कोई दिन नहीं आए। इसलिए इन चारों संस्थाओं और स्पेशली कोर्ट को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। आप कॉलेजियम सिस्टम को बंद कीजिए, ये दोनों जज साहब हैं और वो वकील साहब हैं, रिज़ाइन कीजिए और सीरियस डेलिब्रेशंस कीजिए। यंग बच्चों को इनकरेज कीजिए, दे शुड कम इन दिस प्रोफेशन, और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ जो इथिक्स होता है उसको प्रिवेल करने का माहौल तैयार कीजिए। क्लाइंट्स के हित का प्रोटेक्शन, 25 लाख 50 लाख रुपया फीस, ये एक्सेप्टेबल है साहब इस देश में? ये क्या तमाशा बन के रह गया है? एक एक अपीयरेंस का, और वो अगर तारीख में जज साहब नहीं आया तो आपका 25 लाख रुपया गया। ये कौन सा व्यवस्था तैयार कर दिए हैं आप बोला? इसीलिए हो रहा है 40 साल के बाद कोर्ट कहता है कि आप बरी हो गए। सोच करके देखिए, बैल के चोरी में, 10,000 रुपये के रिश्वत के कथित आरोप में, मारपीट के कारण, हत्या के झूठे मुकदमे के कारण 30 साल 35 साल के बाद कोर्ट कहता है कि आप बाइज्जत, क्या बाइज्जत बरी होगा? वो उसकी पूरी जवानी, उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। ये जल्द नहीं बंद हुआ ना तो जिस दिन देश का हर आदमी खड़ा होके कह दिया कि हम नहीं मानते हैं कोर्ट को और संविधान को नहीं मानते, उस दिन की कल्पना करके आपका रूह कांप जाएगा। इसलिए फिर से एक बार देश की समस्त संस्थाओं से और खासकर सुप्रीम कोर्ट से, न्याय के पेशा में लगे हुए लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको जल्दी ठीक कीजिए, क्योंकि अगर जेन जी का गुस्सा एक लेवल से ऊपर चला गया तो फिर वो जो फाटक खुलेगा ना विद्रोह का, उसको आप क्या कोई नहीं रोक सकेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।